नमस्कार, पेश है न्यूज रफ्तार से। प्रवर्तन निदेशालय ने हेराल्ड हाउस भवन में जांच अधिकारियों के समक्ष कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के उपस्थित होने के बाद यंग इंडियन के कार्यालय में तलाशी की कवायद फिर शुरू कर दी है। उल्लेखनीय है कि कांग्रेस के स्वामित्व वाले समाचार पत्र नेशनल हेराल्ड का मालिकाना हक इसी कंपनी के पास है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता 80 वर्षीय मल्लिकार्जुन खड़गे आईटीओ के पास बहादुर शाह जफर मार्ग पर इस भवन में दोपहर करीब 12:40 पर पहुंचे और ईडी के अधिकारियों से मिले। ईडी ने उनके खिलाफ समन जारी किया था क्योंकि जांच एजेंसी चाहती थी कि यंग इंडियन के कार्यालय पर छापेमारी के दौरान कंपनी के प्रमुख अधिकारी के तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद रहें। हम आपको बता दें कि यंग इंडियन के प्रमोटरों और अधिकांश शेयर धारकों में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी शामिल हैं। अपने बेटे की तरह कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के पास भी कंपनी के 38% शेयर हैं। इस बीच राहुल गांधी ने कहा है कि वह नरेंद्र मोदी और अमित शाह से नहीं डरते हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि राज्य जिहादी गतिविधियों का अड्डा बन रहा है और पिछले कुछ महीनों में यहां बांग्लादेश स्थित आतंकवादी संगठन अंसारुल इस्लाम के 5 मॉड्यूल का पर्दाफाश हुआ है। शर्मा ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि अंसारुल इस्लाम से संबंधित 6 बांग्लादेशी नागरिक युवाओं को बरगलाने के लिए असम आए और उनमें से एक को इस साल मार्च में बारपेटा में पहले मॉड्यूल का पर्दाफाश होने के दौरान गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने कहा कि असम के बाहर के इमामों का मुस्लिम युवकों को निजी मदरसों में पढ़ाई के नाम पर बरगलाना चिंताजनक है। मुख्यमंत्री ने कहा, जिहादी गतिविधि आतंकवादी या उग्रवाद गतिविधियों से बहुत अलग है। यह कई वर्षों तक बरगलाने के साथ शुरू होती है, इसके बाद इस्लामिक कट्टरवाद को बढ़ावा देने में सक्रिय भागीदारी होती है और अंत में विध्वंसक गतिविधियों की तरफ जाती है। उन्होंने कहा कि मैं लोगों से अपील करता हूं कि राज्य के बाहर का कोई भी मदरसे में शिक्षक या इमाम बन जाए तो उसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दें। मुंबई की एक विशेष अदालत ने शिवसेना सांसद संजय राउत की प्रवर्तन निदेशालय को दी गई हिरासत की अवधि 8 अगस्त तक के लिए बढ़ा दी है। संजय राउत को प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन के एक मामले में गिरफ्तार किया है। अदालत ने हिरासत अवधि बढ़ाते हुए कहा कि ईडी ने जांच में काफी प्रगति की है। हम आपको बता दें कि केंद्रीय एजेंसी ने उपनगर गोरेगांव में पात्रा चौल के पुनर्विकास में कथित वित्तीय अनियमितताओं और उनकी पत्नी तथा कथित साथियों के संपत्ति से जुड़े वित्तीय लेनदेन के संबंध में राउत को रविवार मध्यरात्रि को गिरफ्तार किया था। इस बीच ईडी ने संजय राउत की पत्नी वर्षा को भी पूछताछ के लिए समन भेजा है। उच्चतम न्यायालय ने निर्वाचन आयोग को शिवसेना के एकनाथ शिंदे धड़े की उस याचिका पर हड़बड़ी में कोई फैसला नहीं लेने का निर्देश दिया है जिसमें कहा गया है कि उसे ही मूल शिवसेना माना जाए और पार्टी का चुनाव चिन्ह दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ ने कहा कि वह महाराष्ट्र के हाल के राजनीतिक संकट से संबंधित मामलों को संविधान पीठ के पास भेजने पर सोमवार तक फैसला लेगी। शीर्ष अदालत ने निर्वाचन आयोग से यह भी कहा कि अगर उद्धव ठाकरे गुट शिंदे की याचिका पर भेजे नोटिस का जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगे तो उनके अनुरोध पर गौर किया जाए और वाजिब समय देने पर विचार किया जाए। हरियाणा से 4 बार विधायक और 2 बार सांसद रहे पूर्व कांग्रेस नेता कुलदीप बिश्नोई ने बीजेपी का दामन थाम लिया। बिश्नोई की पत्नी और पूर्व विधायक रेणुका बिश्नोई भी बीजेपी में शामिल हो गई। राजधानी दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में बिश्नोई ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, पार्टी महासचिव अरुण सिंह, राज्यसभा सदस्य अनिल बलूनी और हरियाणा की बीजेपी इकाई के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। इस अवसर पर खट्टर ने बिश्नोई दंपति का भाजपा में स्वागत करते हुए कहा कि कुलदीप बिश्नोई से वह लगातार संपर्क बनाए हुए थे और उन्होंने राज्यसभा चुनाव में भी बीजेपी का सहयोग किया। उन्होंने दावा किया कि बिश्नोई बिना किसी शर्त के बीजेपी में शामिल हुए हैं। उल्लेखनीय है कि बिश्नोई हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भजन लाल के पुत्र हैं। भारत के प्रधान न्यायाधीश एनवी रमन ने अपने उत्तराधिकारी के तौर पर न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित के नाम की सिफारिश की है। प्रधान न्यायाधीश ने व्यक्तिगत रूप से अनुशंसा पत्र की प्रति न्यायमूर्ति ललित को सौंपी, जो वरिष्ठता क्रम में न्यायमूर्ति रमन के बाद आते हैं। उल्लेखनीय है कि न्यायमूर्ति रमन ने 24 अप्रैल 2021 को देश के 48वें प्रधान न्यायाधीश के रूप में अपना पदभार संभाला था। उन्होंने अपने पूर्ववर्ती न्यायमूर्ति एस.ए. बोबडे की जगह ली थी। प्रधान न्यायाधीश 26 अगस्त को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। हम आपको बता दें कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं। गदर एक प्रेम कथा कोई मिल गया और रेडी फिल्म में अपने अभिनय से लोकप्रियता हासिल करने वाले अभिनेता मिथिलेश चतुर्वेदी का बृहस्पतिवार सुबह हृदय गति रुक जाने से निधन हो गया। अभिनेता के परिवार के एक सदस्य ने यह जानकारी दी। मिथिलेश चतुर्वेदी को 10 दिन पहले दिल का दौरा पड़ने के कारण उपनगरीय मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अभिनेता के दामाद आशीष चतुर्वेदी ने कहा, वह 8-10 दिनों से अस्पताल में भर्ती थे। दिल का दौरा पड़ने पर उन्हें भर्ती कराया गया था। उन्हें सांस लेने में तकलीफ थी और उनका इलाज चल रहा था। आज तड़के करीब 4 बजे हृदय गति रुक जाने के कारण उनका निधन हो गया। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा की प्रतिक्रिया में चीनी नौसेना की ओर से मिसाइल दागे जाने के बाद गुरुवार को ताइवान ने कई उड़ानें रद्द कर दी।
चीन ने भी जहाजों और विमानों को सैन्य अभ्यास के दौरान स्वशासित द्वीप के आसपास के क्षेत्रों में सेवाएं संचालित करने से बचने का आदेश दिया है। हांगकांग के अखबार साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने सैन्य अभ्यास को ताइवान की प्रभावी नाकेबंदी करार दिया है। उल्लेखनीय है कि बीजिंग की चेतावनी को नजरअंदाज कर पेलोसी मंगलवार को अपनी एक दिन की ताइवान यात्रा पर पहुंची थी। इसके बाद चीन ने ताइवान के आसपास सैन्य अभ्यास की शुरुआत की थी। चीन ने मछली और फल समेत सैकड़ों ताइवानी उत्पादों के आयात पर रोक लगा दी है। शीर्ष भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने आसान जीत से राष्ट्रमंडल खेलों की महिला एकल स्पर्धा के प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया है। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता सिंधु ने राउंड 32 के मुकाबले में मालदीव की फातिमा नबाहा अब्दुल रजाक को महज 21 मिनट में 21-4, 21-11 से हरा दिया। एकल में पिछले चरण की रजत पदक विजेता सिंधु को मुकाबले में जरा भी पसीना नहीं बहाना पड़ा, जबकि फातिमा को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। शेयर बाजार में पिछले 6 दिन से जारी तेजी पर गुरुवार को विराम लग गया और बैंक तथा ऊर्जा शेयरों में मुनाफा वसूली से बीएसई सेंसेक्स 51.73 अंक की गिरावट के साथ बंद हुआ। भारतीय रिजर्व बैंक की शुक्रवार को जारी होने वाली मौद्रिक नीति समीक्षा से पहले निवेशकों ने भी सतर्क रुख अपनाया। उतार चढ़ाव भरे कारोबार में 30 शेयरों पर आधारित बीएसई सेंसेक्स 51.73 अंक यानी 0.09% की गिरावट के साथ 58,298.80 अंक पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 6.15 अंक यानी 0.04% की गिरावट के साथ 17,382 अंक पर बंद हुआ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।